हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में। और आज की ये डिमांडिंग इम्पॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि विज्ञान का, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 25 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 27 फेब को साइंस का आपका जो एनुअल एग्जाम है, यानी कि फाइनल एग्जाम, ये होने वाला है। तो आप सभी बच्चों की ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी जितना जल्दी हो सके आप साइंस के लिए हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है ये प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, भले ही उसका सॉल्यूशन आप अगली वीडियो में देना, लेकिन जल्दी से जल्दी एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आपकी ही डिमांड पे हम ये सैंपल पेपर लेके आए हैं। और इस सैंपल पेपर से ना सिर्फ आपको आपके पेपर का पैटर्न पता चलेगा, बल्कि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाऊंगा। बस क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको पूरा जरूर देखिएगा। ओके, सो बच्चों आई बटन में आपको मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसमें जो भी हम आपको 4-5 सैंपल पेपर करवाएंगे उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो देख लीजिएगा वहां से कोई मिस हो जाती है तो। ओके, सो शुरुआत करते हैं बच्चों। पेपर देखेंगे आपका 3 घंटे का आने वाला है, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि साइंस का जो पेपर है ना, ये 5 खंड में डिवाइड होगा आपका, और इसमें 39 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 20 ये आपके बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, यानी कि पेपर के अंदर टोटल आपसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका खंड खा रहेगा बच्चों 21 से 26, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, और इनका आंसर आपको 30 से 50 शब्दों में देना है। फिर खंड गा रहेगा बच्चों 27 से 30, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और इनका आंसर 50 से 80 शब्दों में देना होगा। फिर आएगा खंड घा, ये जरूरी है भाई, क्योंकि इसमें 34 से 36 ये आपके हैं तो टोटल 3 ही क्वेश्चन, लेकिन दीर्घ उत्तरीय हैं और 5-5 नंबर वाले हैं बच्चों। ठीक है, फिर आपका 5वां खंड रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे आपके स्रोत आधारित जिसे कहते हैं शॉर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपके ना 4-4 नंबर के होने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये है आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न। एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। सेक्शन ए में आपके जो है वो टोटल 20 एमसीक्यू होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के आपके टोटल जो है 21 से लेकर 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के आपके 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में 34 से 36 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई इट इज हैव 37 to 39 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स, 3 शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। बच्चों वीडियो शुरुआत करूं इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल पहले ही कंफर्म कर देता हूं। देखो, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर जी जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर ला दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आए हैं वो देखेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा है वो देखेंगे। रही बात इस पेपर के सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सॉल्यूशन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं पूरा पेपर दिखाने वाला हूं, और आप बच्चों इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी लेके आऊँगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो जल्दी आएगी। चलो शुरुआत करेंगे बच्चों अपने खंड नंबर का से। ठीक है, खंड का है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब मैं आपको प्रश्नों को पढ़ के समझाता जाऊंगा, आंसर क्या होगा अपने मन से सोचिएगा, और आंसर की वीडियो अलग से सॉल्यूशन की मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। रदरफोर्ड प्रकीर्ण प्रयोग बहुत छोटे प्रकीर्ण कोणों के कारण विफल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये रदरफोर्ड प्रकीर्ण प्रयोग जो है इसमें बहुत छोटे प्रकीर्ण कोण होते हैं जिसके कारण ये विफल हो जाता है। अब क्यों होता है बच्चों, तो आप इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल्स ऑफ एवरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स बिकॉज, तो क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा कण क्या होते हैं। ठीक है, अल्फा कण He2+ होता है ना। तो ऐसे ही मैं आपको अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। ऊषा 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, वह 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है,
तो उसका औसत आवेग कितना होगा बच्चों, ठीक है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, गोइंग इधर वे द एवरेज वेलोसिटी इज। तो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी बच्चों, आप इनको पढ़ें और समझें अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करें। और हाँ एक चीज बच्चों, अगर आप इसका सॉल्यूशन ना बहुत जल्दी चाहते हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, एक कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, नीड सॉल्यूशन, ठीक है, नीड सॉल्यूशन साइंस, ठीक है, नीड सॉल्यूशन साइंस ASAP, इसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ये आपके भी काम आएगा। ASAP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये कमेंट करना है बच्चों जल्दी से जल्दी कि नीड सॉल्यूशन साइंस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे तो मैं काम करने ही वाला हूँ इस पर अभी, ठीक है। ये वीडियो मान लीजिए अगर आप 22 से 23 को देख रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन आ चुका है, फिर समझ लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, गर्मी विलयन के कारण क्या नाम है, गर्म विलयन के निर्माण को प्रभावित करती है। गर्म यानी कि गर्मी जो है वो विलयन के निर्माण को प्रभावित करती है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण डैश होता है। तो क्या होता है तापमान में परिवर्तन के कारण, तो इंग्लिश में लिखेंगे हीट इफेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कॉज। तो क्या होता है बच्चों इसमें, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन किसका उदाहरण है, तो क्या नाम, फर्मिनेशन ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है ना। अब जैसे ये वाला है बच्चों कि किसी पिंड की गति को एक समान रूप से त्वरित गति दर्शाने वाले वीटी ग्राफ हैं। तो इसमें से वीटी ग्राफ कौन से होंगे बच्चों, फटाफट से सोचो, आप दिमाग लगाओ, बाकी आंसर के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा आपके, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य अधिकतम है, ठीक है, तो बल और विस्थापन की दिशाओं के बीच में कोण क्या होगा, ठीक है। कोण क्या होगा बच्चों, ये मैं बताना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो वो क्या होगा आंसर, समझिए। एंड आगे देखेंगे, NH3 में N और H का द्रव्यमान अनुपात है। तो NH3 में जो N और H है बच्चों, इसका मास रेशो क्या होगा, ये है, ठीक है। अगला देखेंगे, लाइसोसोम कहाँ से उत्पन्न होता है बच्चों, तो लाइसोसोम बेसिकली कहाँ से उत्पन्न होता है, आप सोचो बच्चों जल्दी से, कहाँ से उत्पन्न होता है। फिर है, यदि चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान का भार W है तो W बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान का भार W है तो W किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, मतलब क्वेश्चन 10th, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना। चलिए 11 देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा अशुद्ध नेफ्थलीन नमूने को शुद्ध किया जा सकता है। तो नेम द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर नेफ्थलीन सैंपल कैन बी प्योरीफाइड। तो किसके द्वारा होता है बच्चों, यहाँ से देखिए। फिर 12th है बच्चों, यहाँ पे ना आपको एक गलत कथन की पहचान करनी है। क्या, एक गलत कथन, इन चारों में से कोई तो एक रॉन्ग है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से, वो पहचाननी है, ओके। अब है क्वेश्चन 13, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, यानी कि प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेसिस्टेंट बाय। किसके द्वारा उनको डिजीज रेसिस्टेंट बनाया जा सकता है, प्रतिरोधी बनाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव देखा जाता है। बच्चों टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसमें होगा बच्चों, चिंता बिल्कुल मत करो, जब आपको मैं इसके सॉल्यूशन वाली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी काम चल रहा है इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। जैसे ही बन जाएगा मैं बहुत जल्दी वीडियो ला दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। आपकी ही डिमांड थी कि सर जी कम से कम हमें पेपर तो दिखा दीजिए ताकि हम क्वेश्चंस को अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आपकी डिमांड है, दैट्स वाई हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। नहीं तो हम तो सीधा आपको सॉल्यूशन कल प्रोवाइड करवाते, ठीक है, यानी कि 22 को। सो 15 देखेंगे बच्चों, संयोजकता एक वाला तत्व है, तो इसमें जो एलिमेंट्स है विद वैलेंसी ऑफ 1 वो कौन सा है इसमें से, ठीक है, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे अगले क्वेश्चन है ना 17 से लेके 20, ये हमारे अभिकथन और कारण वाले हैं, जिसके लिए हमें इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं। कैसे करोगे, देखो जैसे कि हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें इन दोनों को पहले पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों को पहले हमें पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद में जो आपको सही लगता है कि जैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, और ये व्याख्या भी देता है, तो आप चुन लेंगे इसमें से
पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन। अब जैसे आपको लगता है कि ये सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो आप इसमें से चुन लेंगे कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है ना। और यही काम आपको बाकी के और भी के लिए करना है। तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये हमारा 17 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 17 है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। फिर हमारा ये 18 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, अभिकथन कारण दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर 19 आ जाता है बच्चों यहाँ पे, ये रहा हमारा अभिकथन और कारण का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होता है, इजीली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इन सभी के लिए चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है, यहाँ से हिंदी में और यहाँ से इंग्लिश में, ओके। सो यहाँ पे हमने 10 मिनट के अंदर अपना पेपर का जो पहला भाग है वो पूरा कर लिया है। अब शुरुआत होगी बच्चों खंड खा की, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 21 कहता है, ध्यान से देखना बच्चों, 21 कहता है 100 वाट का एक बिजली का बल्ब दिन में 4 घंटे काम करता है, यानी कि दिन में 4 घंटे जलता है वो। तो 15 दिनों में खपत होने वाली ऊर्जा की इकाइयों की गणना करनी है। तो 15 दिन में वो कितनी ऊर्जा की इकाइयां खपत करेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट वर्क्स फॉर 4 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज, ठीक है। तो कितनी यूनिट जो है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 15 डेज में, ये बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कारण बताइए कि गर्म सिकते हुए भोजन की गंध आपको कई मीटर दूर से क्यों पहुंच जाती है। जैसे आपकी माँ या फिर बहन जब किचन में खाना बना रही होती है और मान लीजिए परांठे बन रहे हैं, है ना, या फिर दाल बन रही है, कोई अच्छी चीज़ बन रही है जिसकी खुशबू ज़्यादा फैलती है, तो आप बैठे हैं अपने स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं पे बैठे हैं, ठीक है, घर में, आपको एकदम से खुशबू लगती है, वाह मम्मी आज तो पराठे बन रहे हैं, आज गोभी के परांठे, आज आलू के परांठे, आज ये बन रहा है। तो आपको इतनी दूर तक वो गंध पहुंचती कैसे है, क्या रीज़न है। और एग्जाम्पल के लिए कौन, मान लीजिए अब जो ठंडा खाना रखा है उसकी जो सुगंध है, उसकी जो गंध है वो आपको पास जाके लेनी पड़ती है। ऐसा क्या रीजन है गर्म और ठंडे में, तो वो बताना है, ठीक है। गिव रीजन वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सीवियर मीटर्स अवे बट गेट स्मॉल स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, ठीक है, ठंडी के लिए क्लोज जाना पड़ता है, हीट की अब आपके पास आ जाती है। अगला 22, किस दिन, गर्म दिन या ठंडे दिन प्रतिध्वनि जल्दी सुनाई देती है, क्यों। यानी कि किस दिन, आप ये बताना है कि किस दिन गर्म और ठंडे दिन प्रतिध्वनि जल्दी सुनाई देती है, ऐसा क्यों। या फिर ध्वनि की गति किस प्रकार बदलती है, माध्यम के तापमान के हिसाब से और माध्यम की भौतिक अवस्था के हिसाब से। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आसानी से समझेंगे कि ऑन विच डे, अ हॉट डे और अ कोल्ड डे एन इको इज हियर्ड सूनर, वाई। यानी कि जो क्या नाम है, ये इको वॉइस होती है, ये जल्दी हॉट डे में सुनाई देती है या फिर कोल्ड डे में, आपके हिसाब से इसका रीज़न बताना है। हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद टेम्परेचर ऑफ मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम, ठीक है, तो कैसे चेंज होती है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना केल्विन वाला, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में, पक्का है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। भले ही ये यहाँ पे थोड़ा सा ना डेटा अलग हो जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि 273 केल्विन पर बर्फ उसी तापमान पर पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी क्यों है। यानी कि 273 केल्विन पर बर्फ उसी तापमान पर पानी की तुलना में ठंडा करने में अधिक प्रभावी क्यों है। वाई इज द आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर, तो क्यों होता है बच्चों, इसके बारे में पढ़ें। अब है हमारा क्वेश्चन 24, इसमें आपको एक अथवा भी दे दिया गया है जो कि अच्छी बात है। 24 कहता है एक व्यक्ति 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 10 मीटर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जो कि 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, उसको 10 मीटर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकता है। अपनी पहुंच की उच्चतम बिंदु पर इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, यानी कि इसकी पहुंच के उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, ये पहचानना है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। A man throws a ball of mass 0.4 kg vertically upwards with a velocity of 10 meter second. What will be its initial momentum at the highest point of its reach? क्या रहेगा। अगला इसी में अथवा दे दिया गया है। 1 किलोग्राम का एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है, ठीक है, झील की जमी हुई सतह पर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है। तो आपको ये बताना है 50 मीटर की दूरी के बाद ये रुक जाता है, इसके बारे में, ठीक है।
अब ये देखेंगे यहाँ पे, ये रहा आपका क्वेश्चन। सो आगे देखेंगे बच्चों। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या सर जी? यहाँ पे ना अभी मैं जब ये पेपर बना रहा था तो क्वेश्चन की मार्किंग इधर उधर हो गई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 21 क्वेश्चन है, ये भी 21 है, तो ये 22 है, ठीक है। ऐसे ही करके ये 23 है हमारा, है ना। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसे ठीक कर दूंगा। ये 24 है, ये 25 है, और ये जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ना ये वाला, ठीक है, कि 1 किलोग्राम एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है और 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ये आएगा कि पत्थर और बर्फ के बीच का जो घर्षण बल है वो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब एक यहाँ पे हमारा 26 वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को एक सार्वभौमिक कण माना जाता है, समझाइए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल पार्टिकल, एक्सप्लेन। तो क्यों है बच्चों एक यूनिवर्सल पार्टिकल, इसके बारे में बताना है। चलो अगला खंड देखते हैं बच्चों। खंड नंबर है हमारा गा, लघु उत्तरीय प्रश्न, 3-3 नंबर के। अब 3 नंबर के प्रश्नों में 27 हमारा है, इसमें 3 पार्ट है। पहला ये है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती है, दैट मीन्स व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों की वह सीमा बताइए जिसे एक औसत मानव औसत मानव का जो कान है ना वो सुन सकता है, ठीक है। तो गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स दैट एन एवरेज ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, वो सुन सकता है। अब आपको क्या करना है, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पढ़ो। तरंग का एक स्रोत 0.2 सेकंड में 20 शिखर और 20 गर्त उत्पन्न करता है। शिखर के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो अब आपको ये निकालना है। बच्चों आप ना ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखो। जैसे ही मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो लेके आऊँगा आप फिर मैचिंग करना कि सर ने ये क्वेश्चन दिया था, सर ऐसे करवाए हैं, तो मेरा क्या क्वेश्चन ठीक है ये, है ना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, और इजीली आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी। सो पहला, दूसरा, तीसरा आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि निम्नलिखित आकृतियों के द्वारा दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता निकालिए। बच्चों संयोजकता निकालना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, तो आपको क्या करना है, इसकी संयोजकता निकालनी है। बहुत ही आसान है संयोजकता, सबकी सब धनात्मक में है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटमॉस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। अगला क्वेश्चन 29 में पूछा गया कि फर्श की सतह पर गतिमान गेंद का वेग समय ग्राफ आकृति में दिखाए अनुसार गेंद पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर इज अ शो इन द फिगर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इफ मास ऑफ द बॉल्स इज 100 ग्राम। बच्चों जब मैं ये सैंपल बना रहा था, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ था वो रह गया है, ठीक है। वेल यहाँ पे वेग समय ग्राफ आकृति में दिखाए अनुसार आपको इसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 30 इसमें पूछा गया बच्चों, राम का परिवार बाहरी बिजली के बिल भुगतान से बहुत ही परेशान हो गया, चिंतित हो गया। उनके पड़ोसी मोहन ने इसे कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय सुझाए हैं। अगले महीने का बिल राम के लिए राहत की बात थी क्योंकि बिजली की खपत 50 यूनिट कम हो चुकी थी और बिजली भी कम हो गई थी। अब इसी आधार पर 3 क्वेश्चन है। जीवन के किन अन्य पहलुओं में यह स्थिति मदद कर सकती है? ऊर्जा की इकाई क्या है? कोई 3 उपाय लिखिए जो आपको लगता है कि मोहन ने राम को सुझाए होंगे ताकि उसका यूनिट जो है ना वो कम आए, ठीक है, बिल कम आए। तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में बच्चों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि राम्स फैमिली वाज वरीड अबाउट हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बी पेड। देयर नेवर मोहन सजेस्टेड सम इजी एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस दिस सेम, ठीक है। नेक्स्ट मंथ will come as relief to Ram as the consumption of electricity had reduced by 50 units and so had the will। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन 31 देखते हैं बच्चों। फिर से हमारा ध्वनि वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है।
तो ध्वनि वाला जो चैप्टर है साउंड वाला उसको जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं उससे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ध्वनि की कौन सी विशेषता अंधेरे कमरे में दूसरों के साथ बैठे हुए आपके मित्र को उसकी आवाज़ से पहचानने में मदद करता है? यानी कि मान लीजिए दो कमरे हैं, एक में आप बैठे हो, एक में आपका दोस्त बैठा हुआ है, अंधेरे में। ठीक है, दो नहीं बल्कि 5-7 कमरे हैं। ठीक है, अंधेरा है सभी में। अब आप बोलते हो, आपका दोस्त बोलता है, तो आप कैसे पहचान लेते हो कि वो आपका दोस्त ही है ना? तो वो आपको यहाँ पे ध्वनि के बारे में बताना है। दूसरा, तरंग की आवृत्ति और समय अवधि के बीच संबंध बताना है। तरंग की आवृत्ति और समय के बीच संबंध बताना है। पानी की सतह पर उत्पन्न कंपन का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य 4 सेंटीमीटर है। यदि तरंग वेग 20 मीटर सेकंड है तो आवृत्ति और समय अवधि ज्ञात कीजिए। दो चीजें यहाँ पे निकालनी बच्चों, आवृत्ति और समय अवधि। और सेम इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, ठीक है, फिर आपके सॉल्यूशन पे लगता हूँ। सो सेकंड 32, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्या नाम है यूकैरियोटिक सेल, इस तरीके से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, करके जाना है इसको। एंड देन 3 प्रकार के मांसपेशी तंतुओं के बीच अंतर बताइए। ठीक है, 3 प्रकार के मांसपेशी तंतु के बीच अंतर, अथवा 3 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक के बीच अंतर। देखो, एक है मांसपेशीय तंतु, ठीक है, और सरल स्थायी ऊतक। काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इस तरह से। ओके, सो अब हमारा बच्चों अगला खंड शुरू होने वाला है। खंड नंबर घ है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे अब हमारे, और इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 34 देखिए क्या कहता है बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको बताना है विद एग्जांपल, पूरा का पूरा सॉल्व करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है कि कोशिका अंग क्या है। ठीक है, कोशिका अंग क्या है? विभिन्न कोशिका अंगों के नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद में आपको उनको बताना भी है कि ये करते क्या है। ठीक है, अथवा यानी कि आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो ये दो आप करें। ठीक है, क्या? लाइसोसोम के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन कीजिए। उन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? वे अपना कार्य कैसे करते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। एक तो लाइसोसोम के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन करना है, उन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं ये बताना है, वे अपना कार्य कैसे करती हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगला, जब कुछ समय के लिए सादे पानी में सूखी किशमिश को रखा जाता है तो उसका क्या होता है? सिंपल सी बात है, सूखी किशमिश फूल जाती है। जो कुछ भी देखा जाता है उसका कारण बताएं, फूल जाती है उसका कारण बताना है। यदि इन किशमिशों को फिर से सांझ नमक में घोल के रखा जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, पानी फिर से निकल जाएगा उनका, वो है ना। तो दोनों ही मामलों में आपको कारण इसके बताने हैं। अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे, तो व्हाट आर सेल्स ऑर्गेनल्स एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दिस डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनल्स, इस तरीके से बताएंगे। और ये आपके 2 क्वेश्चन जो थे ना, अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द लाइसोसोम, व्हाई दे आर टर्म्ड एज ए सोसाइडियल वैक्स, हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन, एंड उसके बाद व्हाट हैपन्स टू द ड्राई रेसिन्स व्हेन प्लेस्ड इन द प्लेन वाटर फॉर सम टाइम, स्टेट द रीजन फॉर वट एवर इज ऑब्जर्व्ड, what would happen if these rations are then placed in concentrated salt solution, है ना। तो ये आपको बताना है। अब 5 नंबर का एक अगला क्वेश्चन है बच्चों 36, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत सारणीबद्ध रूप से वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल के बीच अंतर बताइए। ठीक है, कोलाइड किसके विलयन, निलंबन और कोलाइडल के बीच अंतर किसमें? स्थिरता में, फिल्ट्रेबिलिटी, मिश्रण का प्रकार। इसके अलावा दूसरा आप करें, विलयन की सांद्रता के लिए व्यंजक दीजिए। आप पानी में द्रव्यमान के हिसाब से ग्लूकोज का 10% घोल कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में बताइए। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहा सेकंड वाला। ओके, चलो अब हम लोग केस आधारित क्वेश्चन को देखने वाले बच्चों, और केस आधारित क्वेश्चन को आप पढ़ें खुद से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है आपका। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप सीधा इसको पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशन का वेट करना बच्चों, जैसे ही सॉल्यूशन की वीडियो हम बनाएंगे, जैसे ही तैयार हो जाएगा PDF सॉल्यूशन वाला,
मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको और जल्दी चाहिए तो बच्चों कमेंट करना कि नीड सॉल्यूशन साइंस ASAP, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे बच्चों। ये ऊतक कोशिकाओं के बारे में हमें एक पैरा वो दिया गया पैसेज, और इसी पैसेज से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे कि जो मेरिस्टेम होते हैं इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं ये अलग से आ सकता है आपका 3 नंबर में क्वेश्चन। तो स्रोत भी ऐसा है कि आपके क्वेश्चन भी इससे तैयार हो जाए, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि में मदद करता है, पौधे के किस क्षेत्र में अंतर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक वृद्धि होती है, पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कैम्बियम को पार्श्व मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन, एंड फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ दिस वन। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं। रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, इसमें एक चॉइस है, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, जो भी आपको आता हो। अगला स्रोत देखेंगे बच्चों, तो अगला स्रोत आपका ये है, ठीक है, जिसमें शहद और मोम वगैरह इसकी चीज़ें की बातें की जा रही हैं, ठीक है। और ये मधुमक्खी पालन के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली मधुमक्खी की किस्में कुछ बताई गई हैं। ये मैंने हिंदी में लिख दी हैं, आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड ये आपके क्वेश्चंस हैं 3, ठीक है, कि मधुमक्खी पालन अच्छे चरागाह में क्यों गिना जाता है, क्या मधुमक्खी जो परागण है ये परागण में मदद करती है, और किस प्रकार के फूल मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं, मधुमक्खी से प्राप्त उत्पादों का उल्लेख करना है, ठीक है, या फिर मधुमक्खी का छत्ता शुरू करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, ऐसे बता सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता शुरू करने का। अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों यहाँ से देख सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद इंडिजिनियस एंड एक्जोटिक वैरायटी कौन कौन सी होती है इनकी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अगला जो है बच्चों, ये निलंबन के बारे में यहाँ पे बताया गया 39 में, कि निलंबन एक विषम मिश्रण होता है जिसके विलेय कण घुलते नहीं हैं, कुछ ऐसी सी बातें हैं। क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि परिक्षेत्र प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतर बताइए, सजातीय और विषमांगी मिश्रण के बीच अंतर बताइए, पायस क्या है, तो ठोस विलयन का एक उदाहरण भी दीजिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और सेम इसी को यहाँ पे देखेंगे, तो रीड दी फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोअप्स। तो ये है आपके यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए, और ये हमारा आज का पेपर विद इन हाफ आवर पूरा होने वाला है, ठीक है। 28 मिनट हमारे मिनिमम होने ही वाले हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है आपका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर, ठीक है। बच्चों इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी एक बार पेपर हमें कम से कम दिखा दीजिए जल्दी से जल्दी, कि क्वेश्चन जो है उसमें कैसे आएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पेपर की वीडियो आपके लिए बनाई है, बाकी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आएगा। साथ ही साथ बच्चों आप सभी के लिए एक चीज़ और है कि आपको ना हम साइंस के कम से कम 4-5 पेपर करवाएंगे, ठीक है, कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर। तो बच्चों आई बटन में आपको हम एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, यहाँ पे आई बटन में, उसके अंदर आपको सारी सैम्पल की वीडियोस मिल जाएंगी, हर एक वीडियो मिल जाएगी जो भी बनेगी साइंस के लिए, ठीक है। तो बच्चों उसको जरूर चेक करते रहिए कीजिएगा, ठीक है, हर दिन चेक किया कीजिए, क्योंकि उसमें 1-2 वीडियो डेली ऐड हो जाएगी, ओके। एट दिस टाइम अब हम वीडियो को ऑफ करते हैं, यानी कि बस यही था आज का वीडियो। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बच्चों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और चैनल पे बच्चों नए आ गए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप सारे बच्चे एक बार शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना हो तो जल्दी से जल्दी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाकी मुलाकात होगी बच्चों आपसे इस पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।